गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी इंदिरा गांधी स्कूल से शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं 10th क्लास को साइंस करवाऊंगा। मेरा नाम निरंजन सिंह और आज अपना स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, चैप्टर नंबर 10। और सर्वप्रथम पढ़ेंगे अपने कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। पहले हेडिंग आती है आपकी भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। उन्हें मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसके पश्चात और अपने गर्म करते हैं तो यह वाष्प बन के उड़ जाती है और ये प्रक्रिया वापस चलती है। यदि वाष्प का संघनन होते ही वापस द्रव बन जाता है और द्रव से बल बन जाता है। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि पहले भी क्या था, जल था, और बाद में भी क्या जल है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप अपने को पुण्य मूल पदार्थ वही प्राप्त होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब अपना बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, या बोल सकते हैं पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं जी? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ उदाहरण की बात करते हैं अपने। जैसे दूध से दही जमना। अब दूध से दही जम जाएगा। अब दही से वापस दूध बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। मतलब क्या पता चला? यानी कि ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना। और बात करते हैं बिक्री की बात करते हैं। जब कोयला को
कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन CO2 बोलते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। अब देखो CO2 से वापस कोयला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। यानी कि अपने को यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें अपने को जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें अपने को पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें अपने को क्या है कि जो पदार्थ था वो वापस अपने को मिल जाता है। ठीक है, अब अपने अगली टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाता है कि भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो अपने को ये लिखना है। 10th क्लास में सीधा ही यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अब अपने समझेंगे कि यदि पेपर में प्रश्न आ जाए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अपना ये लिखना है। पहले आती है हेडिंग, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था अथवा भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और कुछ ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था अथवा भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तो अपने इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे बर्फ है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो यह द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद में ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। वापस का जब संघनन होता है तो ये द्रव में हो जाती है और द्रव वापस किस में हो जाता है जी, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और पहले देखो इसमें क्या था, यहाँ भी जल है, ये भी यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है। मतलब यहाँ से क्या पता चला अपने को, इसका रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसकी जो भौतिक अवस्था थी, जैसे पहले ये क्या था, सॉलिड था, फिर किस में चेंज हो गया, ये अपने लिक्विड में हो गया, फिर किस में हो गया, गैस में हो गया। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है अपना को कि इसकी जो भौतिक अवस्था है यही परिवर्तित हो रही है लेकिन इसके जो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब अपना सीधे प्रश्न आ जाता है कि एग्जाम में भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन देनी है। ऐसे परिवर्तन पदार्थ की भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो जाती है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे बर्फ था, सॉलिड होता है, ये को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, बाद में गैस में हो जाएगा, इसका संघनन होगा
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो जो पहले समझाया था वो लिखना है। यदि सीधा आ जाए ये पढ़ा है कि भाई भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये देने, यदि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं तो ये देने। अब अपने लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण अथवा संगठन में परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त संभवतः नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को अपना रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण अथवा संगठन में परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही जमना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, अपना पहले समझा अपना भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसके बाद अपन समझा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब अपन अगले डिस्कस करेंगे कि भौतिक परिवर्तन, पेपर में सीधा प्रश्न आ जाता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। अंतर पूछे तो अपने को लिखते हैं। आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहला पॉइंट बात करेंगे कि इसकी जो भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे भौतिक अवस्था, जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे रंग, गंध आदि परिवर्तित हो जाती है। इसकी बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसका जो रासायनिक संगठन है वो पूर्णतः प्रारंभिक पदार्थ की तुलना में अलग होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक संगठन पूर्णतः भिन्न होता है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यह अस्थायी परिवर्तन है।
यह अस्थायी परिवर्तन है। और यह अस्थायी परिवर्तन का मतलब कैसे हो गया कि पहले बर्फ से क्या बन रहा था, द्रव बन रहा था, और द्रव से क्या बन रही थी, गैस बन रही थी। इस प्रकार से ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। और बात करेंगे ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। ये क्या है, स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन कैसे, यानी कि जब उन्होंने कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो अपने को क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्थायी हो गया, यानी कि क्या स्थायी परिवर्तन है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखा था उन्होंने कि बर्फ से क्या बन रही थी, द्रव बन रही थी, द्रव से क्या बन रही थी, गैस बन रही थी। तो यहाँ से अपना क्या नए पदार्थ तो नहीं प्राप्त हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था से रंग, गंध आदि परिवर्तित हो जाती है और उसके जो रासायनिक संगठन में पूर्णतः भिन्न होता है। और ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी कैसे, यानी कि पहले बर्फ बन रही थी, बर्फ से क्या था जी, बर्फ था, उसके बाद द्रवावस्था से किस में हो गया, बाद में गैस में हो गया, यानी कि ये क्या अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। बात करेंगे स्थायी परिवर्तन है, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो एक तरीके से स्थायी परिवर्तन हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला नहीं बना सकते। अब बात करेंगे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और इसमें जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे अपने कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया था तो अपने क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया था। अब अपने तो चौथे पॉइंट की बात करेंगे, परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं। मूल पदार्थ यानी कि परिवर्तन का जो कारण डालेंगे तो पुण्य मूल पदार्थ प्राप्त होता है। और इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होते। कैसे, यानी कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो कोयला बना था, यानी कि अब कोयले से वापस से वो पदार्थ अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस अपना कोयला नहीं बना सकते। यानी कि परिवर्तन जब कारण डालेंगे तो इसमें तो जो भौतिक परिवर्तन है इसमें तो क्या मूल पदार्थ प्राप्त हो जाएगा और इसमें नहीं होगा। अब बात करेंगे अपना अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आती है अपनी रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ या किसी तत्व को प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा
व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं अपने रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बात करेंगे अपना उदाहरण की, जैसे कार्बन है प्लस के अंदर ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाती है CO2 बनाती है। अब कार्बन को उन्होंने किस प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया C से, और ऑक्सीजन किससे व्यक्त किया उन्होंने O2 से, तो ये क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसे क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कुछ इसकी रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विशेषताएं होती है। जो पहली विशेषता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, या कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक के पश्चात अपने को उत्पाद प्राप्त होता है। सेकंड बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के पश्चात पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। वापिस यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुसूत्रों में प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जैसे बात करेंगे C+ में O2 मिलकर क्या बनेगा CO2 बनेगा। और जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या कह सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उसके पश्चात जो अपने को प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है जी उत्पाद कहलाता है। अब बात करेंगे अपना आगे रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात करेंगे अपने रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पदार्थों में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन ही पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। जो पहली अभिक्रिया की बात करेंगे, पहली अभिक्रिया होती है जी शुंगमन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं अपने योगात्मक अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया। यह बोलेंगे अपने शुंगमन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। पहले के बुक्स के अंदर संयोजन अभिक्रिया थी, उसके बाद में योगात्मक गई, और अब आजकल जो प्रचलन में की बुक है उसके अंदर शुंगमन अभिक्रिया है। अब बात करेंगे अपने की जो शुंगमन अभिक्रिया क्या होती है। शुंगमन अभिक्रिया कहती है, अब अपना समझा था कि अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और जो उसके पश्चात जो प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं जी उत्पाद कहलाते हैं। तो बात करेंगे अपना रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं शुंगमन अभिक्रिया कहलाती है। अभी अपना समझा अभिकारक क्या होते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो अभिकारक लेंगे इसमें लेंगे 2 लेंगे या 2 से अधिक लेंगे, और अपने को जो उत्पाद प्राप्त होगा एक ही होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सारा ऐसे कई नाम है, इसको संयोजन बोलते हैं, योगात्मक बोलते हैं, संयोजन भी कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण की बात करेंगे अपने, जैसे ए है, कोई तत्व ए है या कोई अभिकारक ए है और दूसरा अभिकारक बी है, ठीक है। ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए और बी बन जाएगा। यानी कि क्या बना, एक ही उत्पाद बना। बात करेंगे और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कार्बन लेते हैं सी और ऑक्सीजन लेते हैं O2, ये मिलकर क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी। अब यहाँ से क्या पता चला, इसमें दो अभिकारक मिलकर, जैसे कार्बन हो गया और एक क्या हुई, ऑक्सीजन हो गई, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही उत्पाद बना रहे हैं। यानी कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, CO2 बना रहे हैं। दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपनी जो दूसरी अभिक्रिया आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया बनाती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह से आपस में विस्थापित हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह हैं दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह के द्वारा आपस में विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार वापिस, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात करेंगे अपन, एक परमाणु जैसे AB, दूसरा है C, तो ये आपस में विस्थापित हो जाएंगे तो क्या बना देगा, AC प्लस में B। और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे अपन कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4 प्लस साथ में लेंगे एक और अभिकारक जिंक, तो ये आपस में विस्थापित हो गई। जो Zn है इसके साथ में लग जाएगा, क्या बन जाएगा जी, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, Cu। देखते हैं, यानी कि जो कॉपर होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, जो SO4 होता है माइनस चार्ज होता है, जिंक पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता
क्या बन जाएगा जी, Z-4 बन जाएगा। साथ में ये कॉपर क्या है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्या हो जाते हैं जी, विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं अपना, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया की बात करेंगे अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपने अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ये कई प्रकार की होती है, जिस प्रकार से अपघटन उसमें अपघटन, ऐसे कुछ अभिक्रिया की बात करेंगे। उसके बाद में अगली हेडिंग आएगी अपनी कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या है और इसके उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।